11th क्लास में आ गए हैं और साइंस हेड ली है। अब आगे क्या करें? क्या हमारा पूरा सिलेबस रहेगा? किस तरह से सभी चैप्टर्स हमें कवर करने हैं? क्या क्या उन चैप्टर्स में होगा? यही सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरी 11th क्लास का जो सिलेबस है, पूरा जो करिकुलम है, क्या क्या हमारे चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमने पढ़ना है, वो सारा आपको बताया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजय शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल में जिसका नाम है साइंस फोकस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं साइंस की, क्योंकि आपने साइंस साइड ली है, आपको यही पता होना चाहिए कि साइंस एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान से देखेंगे, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। और आप अच्छे से जानते हैं वाली बात कि साइंस में हम करते क्या हैं, हम यही तो करते हैं। हम नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, हम हर एक नई चीज के लिए उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस हम रहते हैं। यही साइंस में आता है। आप जो भी सारी नई नई डिस्कवरीज होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी होती हैं, वो सारी के सारी किसके अंडर आती हैं? साइंस के अंदर होती है। साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है और हम उसको जस्ट एक छोटे टर्म साइंस में नहीं समझ सकते। इसलिए अभी आप 9th-10th क्लास तक या छोटी क्लास तक आपने साइंस की एक ही बुक पढ़ी होगी। उसी बुक में 15-16 जितने भी चैप्टर्स आपके होते थे, आप उनको पढ़ते थे, याद करते थे और एग्जाम देते थे, और उन्हीं एग्जाम्स को देकर आप पास होकर 11th क्लास में आ गए हैं। लेकिन 11th क्लास में आकर अब चीजें बदल गई हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो। अब आपको साइंस जो पढ़नी है, बहुत डीप में पढ़नी है, बहुत ज्यादा आपको इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है। तो क्या क्या है, कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, देखते हैं। 11th क्लास में जो आपका जो साइंस जो है, उसको 3 मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस की यही 3 मेन ब्रांच होती है, जैसा कि हम जानते हैं अच्छे से, शुरू से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिजिक्स जो है, पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में भी देखें। मैं थोड़ा सा आपको इनके इंट्रोडक्शन भी एक देता रहूंगा कि फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है, वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स जो है वो एक वर्ड होता है फ्यूजेस, उससे मिलकर बना है। फिजिक्स हमारा किससे मिलकर बना है? फ्यूजेस से। और फ्यूजेस का मतलब क्या होता है? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचर में जो भी कुछ घटित होता है उसकी स्टडी हम पढ़ते हैं, करते हैं किसमें? फिजिक्स में। आप ध्यान रखें, फिजिक्स में हम कुछ ऐसा नया नहीं करते हैं या हम अपने आप से कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। जो कुछ नेचर में घटित हो रहा है, हम जस्ट क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, कुछ लॉज की मदद से, कुछ रूल्स की मदद से, कुछ फॉर्मूलेस की मदद से, कुछ ऑब्जर्वेशंस की मदद से। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखो छोटी क्लास में जैसे पढ़ा हुआ है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो अभी भी ट्विंकल करते हैं। आज से 100 साल पहले भी कर रहे थे, 1000 साल पहले भी कर रहे थे, पता हमें अब चला। मीन्स ये घटना पहले से हो रही थी, अब हमें जब पता चल गई, हमने क्या करा? उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भी ऐसे स्टार ट्विंकल करते हैं, इसलिए स्टार्स क्या है? ट्विंकल करते हैं। दूसरा एग्जांपल, आप शीशे के सामने खड़े हुए हो, प्लेन मिरर आपने ले रखा है, आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है, शक्ल आपको उसमें दिखाई देती है अपनी, है ना? क्या हम कुछ कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये अपने आप ही हो रहा है, फिजिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। हमने तो क्या करा? उसको कुछ रूल्स की मदद से, कुछ लॉज की मदद से क्या करा? समझा। आपने पढ़ लिया होगा कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है ना? यहीं पर हमने रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट शुरू करा, रे डायग्राम्स हमने बनाए। तो पहले से हो रहा है ये। आपको ये भी पता होगा कि भाई स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, हमें पता चल गया है, लेकिन ये तो पहले से था ऐसा।
स्काई तो ब्लू कलर का था, आपने रीजन ढूंढ लिए कि भाई जो सन की जो लाइट है उसमें 7 कलर्स की वो होती है, प्योर उसमें होता है, और वॉयलेट कलर जो है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से वो ज्यादा स्कैटर हो जाता है, और उसी के स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। तो मोटा मोटा आपको फिजिक्स में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ठीक, आपकी जो फिजिक्स की जो बुक है 2 पार्ट्स में है, मतलब फिजिक्स की आपकी 2 बुक्स होंगी। अभी तक तो छोटी क्लासों में तो क्या होता था, आपके 4 या 5 चैप्टर्स हुआ करते थे बस फिजिक्स के। अब लेकिन क्या है, पूरी पूरी 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपके 8 चैप्टर्स होंगे और वॉल्यूम 2 में आपके 7 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स में होगा क्या, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हर एक चैप्टर के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाए। ठीक है, फर्स्ट जो जैसे हमारा चैप्टर होगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो होगा, बहुत आसान चैप्टर है ये। इसमें आप पढ़ेंगे मेनली यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। आप यूनिट्स के कन्वर्जन सीखेंगे, कितने तरह की यूनिट होती है, मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा और भी हमने अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर पढ़नी है। आप यहाँ पर इसमें ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज करी हैं, कौन सा जो लॉ है कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, कौन से फिनोमेना के पीछे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, वो सारा आप इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो इसमें आपकी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। यहाँ पर हम बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, आपने 9th क्लास में ये सीखा हुआ है ना, उसी का आप ये समझ लो एडवांस्ड वर्जन आपको 11th क्लास में आएगा। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी, सारा आपने पढ़ा था। 11th में ये दोबारा से रिपीट होगा, लेकिन अब हाई लेवल में, अब थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा लेवल। इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर हैं जो आपने 9th में पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वाला चैप्टर भी इसमें है। आप फोर्स भी पढ़ेंगे, इसमें उसका डेरिवेशन भी करेंगे जैसा आपने 9th क्लास में किया था। एक मेथड और अलग आ जाएगा इसमें। ठीक, फिर इससे रिलेटेड क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आएंगे। देन इसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर आता है इसमें ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अब थोड़ा सा इसका आप एडवांस्ड वर्जन देखेंगे यहाँ पर, और ज्यादा इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। और हमारा एक इसमें चैप्टर आएगा, रोटेशनल का चैप्टर आता है, वो नया है आपके लिए बिल्कुल। वर्क एंड एनर्जी आपने पढ़ा था, हाँ, वर्क एंड एनर्जी भी आपने पढ़ा था, वो भी इसमें आएगा, लेकिन आपने 9th क्लास में पढ़ा था उससे काफी कुछ उतना ही है, थोड़ा सा उससे एडवांस इसके अंदर मिलेगा। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और कुछ चैप्टर्स हमारे हीट से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो ये सारे चैप्टर्स इसमें आएंगे। फिर एक ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, ये चैप्टर्स भी आपका इसके अंदर आएगा। तो 11th क्लास आप ये समझ लीजिए मिला जुला इसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ छोटी क्लासेस का यानी 9th क्लास का आपको मिलेगा, और कुछ इसमें क्या होगा, नया मिलेगा। और छोटी क्लासेस का भी जो आएगा वो एडवांस्ड होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं भी है आपको 9th क्लास में 10th क्लास में साइंस इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पता है, उसके बावजूद भी आप साइंस साइड ले सकते हो, क्योंकि 11th क्लास में जब आप बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, शुरू में ही डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ये भी दे रखी है कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री। मतलब ये भी आप अच्छे से इनको बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे इसमें चैप्टर्स हैं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं हमारे किसमें, फिजिक्स की बुक में। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप देखेंगे इसमें भी 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 2 बुक्स हैं यहाँ पर हमारी। 7 चैप्टर्स हमारे इस वाली बुक में है, 7 चैप्टर्स इस वाली बुक में, यानी कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं इसमें। पूरे केमिस्ट्री को भी हमने क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, मैटर के बारे में हम बात करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह के बारे में हम बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है।
जितने भी इस तरह के इंफॉर्मेशन जो होगी वो सारे आएंगे किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आपके इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो है मेरे ख्याल 5 या 6 चैप्टर्स आपके इसमें 11th क्लास में है। फिर आएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जैसे क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, है ना। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था इतने इतने एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, ये सारे आपने एलिमेंट्स पढ़े थे। पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, ये सब कुछ आएगा आपका किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप तैयार हो जाए अच्छे से। फिर एक आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफी मुश्किल, टफ माना जाता है। आता क्या है इसमें, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो उनकी स्टडी, उनकी प्रिपरेशन, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने 10th क्लास में भी सीखा हुआ, बल्कि याद करो आपने 4th चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने अभी बेसिक चीज पढ़ी है बस, नेमिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है। 11th क्लास में भी ये समझ लो पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और थोड़ा एडवांस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में पूरी नेमिंग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको इस चैप्टर में मिलेगी। प्लस इसके अलावा कई सारे रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म होते हैं कई सारे, और रिएक्शन की टाइप्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार आपको बता दो, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर 11th क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई समझ में तो 12th में दिक्कत होगी, क्योंकि 12th क्लास में 4 चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। है लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग, अगर आप इंटरेस्ट लेकर समझकर अगर इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, देखो भाई बायोलॉजी जो है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लोगस का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ। तो मतलब यहाँ पर हमने यही चीज पढ़नी है, ये स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, बायोलॉजी भी पता है अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांच है कि इसको भी मेन हमने क्या कर रखा है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बायोलॉजी को भी क्या कर दिया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होती है हमारी क्या यहाँ पर बॉटनी, और एक होती है हमारे यहाँ पर क्या, जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी 2 टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार में समझ में आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले आप प्रिपेयर होंगे अच्छे से तभी तो आगे पूरे साल भर की पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए इसको देखते रहें। और एक बात मैं बोलूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं, जो भी 11th क्लास में आए हैं या आने वाले हैं, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें। भले ही उन्होंने साइंस लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दें। सभी के लिए बेनिफिट होना चाहिए। ठीक, यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस बहुत कम है या शायद नहीं है, जो पूरा आपको इंट्रोडक्शन उसमें मिले पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। एक वन वर्ड में अगर इसकी हम डेफिनेशन बोले तो बॉटनी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी में क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में आ जाएगा हमारा क्या, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब पूरी जो बायोलॉजी है, बहुत ध्यान से इसको समझना। आपकी जो बायोलॉजी जो है ना 11th क्लास की, उसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 22। इसमें 2 अलग अलग बुक्स हैं, उसमें 14 और 15 चैप्टर्स हैं, और इसमें कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पूरे के पूरे 22 चैप्टर्स हैं, और एक सिंगल बुक है इसकी। ठीक, अब 22 चैप्टर्स को हमने 5 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया हुआ है देखते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ना है। इसमें 4 चैप्टर्स आएंगे। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे एनिमल्स, प्लांट्स, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एनिमल किंगडम मतलब जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था, वो चैप्टर आपको इसमें दोबारा से पढ़ने को मिलेगा। एनिमल किंगडम आपको अलग से पढ़ना है, इसमें प्लांट किंगडम अलग से पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज के साथ। तो इसके बाद आ जाएगी हमारे यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम
पढ़ेंगे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम सारा पढ़ते हैं। प्लांट्स में अलग अलग तरह की लीफ कैसी होती हैं, फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर और उसका डायग्राम, हम ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर इसके बाद आ जाता है इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि इंटरनली प्लांट कैसा होता है। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। ये इसमें 3 चैप्टर्स आएंगे इस यूनिट में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्या आएगा, आप पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल आपको पता है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। पूरा सेल साइकिल आपने यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके बाद एक चैप्टर आएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो आपने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा हुआ शायद, या एक आधी लाइन पढ़ी होगी, अब पूरे चैप्टर ही उसके ऊपर है। एक चैप्टर यहाँ पर आएगा हमारा इसी में बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा चैप्टर है। फिर यूनिट 4 हमारी आती है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, अपना वो ग्लूकोज का कंबशन कैसे करते हैं, मतलब बहुत डिटेल है इसके अंदर। और इसमें आपके जो है प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल चैप्टर्स आते हैं कितने, 5 चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अब लास्ट हमारी एक यूनिट बची है, कौन सी, यूनिट 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये समझ लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास के साइंस का सबसे बढ़िया टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि बच्चा अगर बुक खरीदता है ना, सबसे पहले वो ऐसे ही पढ़ता है लास्ट वाली यूनिट। आप इसमें 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, ह्यूमन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। मतलब आप इतनी डीप में पढ़ेंगे इसको, आपको ऐसा लगेगा आप डॉक्टर बन गए, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी। अलग अलग पार्ट्स में है, स्केलेटल सिस्टम अलग है, न्यूट्रिशन अलग टॉपिक आएगा, रेस्पिरेशन अलग टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग टॉपिक, फिर इसके अलावा आपका एक्सक्रीशन एक अलग टॉपिक। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जो आपने चैप्टर्स छोटी क्लासों में एक ही चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स आपने पढ़े थे, अब यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स के अलग अलग क्या हैं, चैप्टर्स बने हुए हैं। तो ये पूरा हमारा 11th क्लास का एक कोर स्ट्रक्चर है, कोर्स का एक स्ट्रक्चर है, जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई अगर आपका सवाल है तो उसको कमेंट भी करें, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।